नमस्कार मित्रों। मैं बलिया लोकसभा पे वीडियो डालने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि यहाँ नीरज शेखर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए मुझे दिख रहे थे। लेकिन कई लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आया और कुछ लोग फेसबुक पे भी मेरे वाल पे कमेंट किए कि बलिया भी भारतीय जनता पार्टी की सीट फंसी हुई है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो जो है बलिया के ऊपर भी मुझे डालनी चाहिए, और ये वीडियो आज का उसी पे है। ये जो आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों के ही आधार पे बताऊंगा। बाद में जब ये आंकड़े बताने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपसे इस विश्लेषण के जो आधार हैं उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूं कि देखिए, अभी जो लोकसभा में वोटिंग को लेकर के ये चर्चा है, जैसे कि भदोही की सीट है, ललितेश जी खड़े हैं, कमलापत्री पार्टी के परिवार के हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ ब्राह्मण वोट दे रहा है। चंदौली में समाजवादी पार्टी से जो वीरेंद्र सिंह खड़े हैं, लोग ये कह रहे हैं कि राजपूत जो है चंदौली में वो सपा को वोट कर रहा है। वैसे ही बलिया में सनातन पाने के बारे में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को कह रहा है। अभी जो डुमरियागंज में चुनाव हुआ, वहाँ लोग कह रहे थे कि कौशल तिवारी जो हरशंकर तिवारी के सुपुत्र हैं और चंद्रप्रभा पाल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ ये कहा गया कि ब्राह्मण मतदाता उनको वोट कर रहा है। देखिए, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये जो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार जो सवर्ण मतदाता है, ये कोर वोटर हैं। और जब ये कोर वोटर जब भाजपा से अलग होकर थोड़ा भी वोट करता है तो ये चर्चा में आ जाता है। लेकिन ये कहीं नहीं ऐसा दिखता है कि पूरा वोट परसेंटेज जात के आधार पर वहाँ से वो शिफ्ट हो जाए। तो मेरा पूरा मानना है कि चाहे वो भदोही हो, चाहे वो चंदौली हो, चाहे वो डुमरियागंज हो या बलिया हो, यह कह देना कि पूरा का पूरा ब्राह्मण वोट वहाँ जा रहा है, राजपूत वोट जो है वहाँ जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार है। हाँ, जरूर सजातीय प्रत्याशी के खड़ा हो जाने से कुछ लोग जो जातिवादी जो मानसिकता के लोग होते हैं वो चुनाव में इस तरह से वोटिंग करते हैं जो है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि 10 साल से शासन जो है वो 10 साल से जो सांसद हैं भाजपा के ही हैं, तो थोड़ा उनके प्रति मतदाताओं में एक जो है वो उनके खिलाफ वोट करने का विचार बनता है। लेकिन इसका एक जो है जो ये नुकसान का पक्ष है, तो एक जो फायदे का पक्ष ये होता है कि जैसे ही ये चूंकि ये जो जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, ये अपने क्षेत्र के मजबूत कह लीजिए उनको, चाहे संख्या बल पर या बाहुबल के आधार पर ये करते हैं। एक तरह से देखा जाए कि उस क्षेत्र में जो भी कमजोर वर्ग, जो शोषित वर्ग होता है, वो जैसे ये एकजुट होते हैं, इनके खिलाफ में एकजुट जो है वो जो कमजोर वर्ग है, जो वो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, वो इकट्ठा होकर के वो भी इनके खिलाफ में वोट करता है। तो जितना ये वोट जो है भाजपा से काटते हैं, उतना उससे ज़्यादा कहीं वोट भाजपा के तरफ वोटर जो है इनकी तरफ झुक जाता है। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जरूर आधार वोट चूंकि भाजपा का, इसलिए जाने से लोग ऐसी बातें करते हैं। दूसरी एक अवधारणा ये है कि आजकल जो है मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे जो लोग चट्टी चौराहे पे, चूंकि चट्टी चौराहे पे घूमने वाले लोग, ये सब लोग राजनीतिक होते हैं, इनके बयानबाजी से सुनकर के अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप निराधार पाएंगे। तो मैं जो ये 2022, 19, 14 के जो चुनाव हुए हैं वो आंकड़े मेरे सामने, आपके सामने रखे हैं। और मेरा मानना यह है कि जो आदमी भाजपा को 2014 में वोट दिया, जो 2019 में वोट दिया, वो आदमी 2024 में भी वोट कर रहा है। हाँ, उस क्षेत्र में अगर उसके जात के प्रत्याशी कोई खड़ा हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा कर देगा। लेकिन बलिया में तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है। भाई, सनातन पांडे पिछले बार भी लड़े थे, जब गठबंधन था तो भी लड़े थे। वहां से पिछले बार भाजपा से भी राजपूत कैंडिडेट था, इस बार भी राजपूत कैंडिडेट है। इस बार तो नीरज शेखर है, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के परिवार के आदमी है। तो इनके प्रति कोई उस तरह का गुस्सा या नाराजगी भी नहीं है। तो फिर क्यों इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। तो मैं आज जो है आपके समक्ष ये जो आंकड़े हैं, पहले उसको आप देखिए। मैंने पहले 2022 का आंकड़ा रखा जो है कि 2022 में जो चुनाव हुए विधानसभा के, तो बलिया लोकसभा में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें बैरिया है, बलिया है, फेफना है, जहूराबाद है और मोहम्मदाबाद है। ये 5 विधानसभाएं हैं। मैंने चूंकि जहूराबाद में पिछले बार जब ये चुनाव हुए तो 2022 में
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, और साथ में जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो, और जो जनवादी पार्टी के थे संजय चौहान, ये सारे लोग जो है वो भाजपा की विपरीत माने उसके विरोध में थे। उसके बावजूद 2022 में अगर हम देखा जाए, और जहूराबाद को मैं निकाल दे रहा हूँ इसलिए कि अगर जहूराबाद को हम सम्मिलित करेंगे तो फिर भाजपा का वोट जो है अब बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, तो वो मेरे ख्याल से विश्लेषण सही नहीं हो पाएगा। तो मैं जहूराबाद वाली जो सीट है जिसमें कि राजभरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मैं उसको बाहर कर दिया हूँ, और शेष जो 4 विधानसभाएं हैं उनका ये आंकड़ा मैं रखा हूँ आपके समक्ष है। देखिए कि 2022 में अगर देखें तो कुल जो आंकड़ा है आपके पास, भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभाओं में 3,28,009 वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 3,52,834 वोट मिले थे। यानी कि जो 4 विधानसभाएं हैं उस सारे विधानसभाओं को सपा और भाजपा का वोट जोड़ा जाए तो समाजवादी पार्टी का 24,825 वोट जो है 2022 में ये बढ़ा था। अब जरा सोचिए, यह जो 24,825 जो बढ़ा हुआ आपको वोट देख रहे हैं, ये तब था जो स्वामी प्रसाद मौर्य, सुभाषपा और चौहान, संजय चौहान उनके साथ थे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को और चौहान जी को निगलेक्ट करता हूँ क्योंकि इनका बहुत असर वहाँ पे नहीं पड़ा है, लेकिन ये तो आप मानिए ही कि राजभरों का हर क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 से वोट कहीं कम नहीं है। तो अगर चारों विधानसभाओं में 15-15 हज़ार भी वोट जोड़िए तो 60,000 होता है, और ये 24,000 का जो आंकड़ा है उसके आगे बहुत फीका पड़ जाएगा। तो यानी कि 2022 के चुनाव में भी अगर ये साथ रहती पार्टी तो ये चुनाव जो है भाजपा जो है हर जगह वो करीब करीब लीड करती जो है। तो पहला तो ये 2022 के आंकड़े से है कि ये आंकड़ा ही बताता है कि लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वो लीड करेगी। अब उसके बाद से आ जाइए 2019 में आ जाइए। 2019 में जब सपा बसपा दोनों का गठबंधन था तो कुल 46.4% वोट गठबंधन पाया था, और वोट में देखा जाए तो 4,50,400 वोट, 408 वोट, और भारतीय जनता पार्टी 47.8% वोट पाई थी जो आपके सामने ये आंकड़ा आपको दिख रहा है, और कुल 4,64,039 वोट पाई थी। सुभाषपा जो है उसमें 2019 में वो भाजपा के साथ नहीं थी, वो अकेले लड़ी थी चुनाव, और वो वोट पाई थी 35,834 वोट। अगर 2019 वाले चुनाव में सुभाषपा को भाजपा के वोट के साथ जोड़ दिया जाए तो ये कुल वोट हो जाता है 4,99,913 वोट जो है, और कुल परसेंटेज हो जाता है 51.5%, यानी 51.5%। तो अब आप ये बताइए कि कहाँ 51.5% और कहाँ समाजवादी बसपा का जो गठजोड़ था वो 46.4%, और इस 46.4% वोट में से अगर बसपा का वोट निकाल दिया जाए तो फिर बसपा जो है वो, अरे तो फिर सपा कहाँ खड़ी होगी, 34-35% पे खड़ी होगी। लेकिन मैं बसपा का जो वोट है 2022 में जो पाया 11.5%, मैं अगर उतना भी निकालूं, कम से कम उतना मैं निकालूं, उतना वोट तो पाएगी ही पाएगी। तो ये जो 11.5% का वोट निकालने पे जो सपा का वोट पड़ता है ये 34.9%, यानी कि 35% वोट ही आज के तारीख में वो सपा के पास है। अब आप ये कहिए कि सनातन पांडे का वोट बढ़ गया, तो भाई सनातन पांडे के जो पिछले बार जो लोग वोट दिए थे वही लोग इस बार भी वोट देंगे, उसमें मान लीजिए 10-20 हज़ार वोट और बढ़ जाएगा जो है। तो इससे ये जो 16% का जो गैप है ये कहाँ से भरेगा? जो 51-51.5% जो वोट भाजपा के साथ आज की डेट में खड़ा हुआ है सुभाषपा के साथ, और उधर 35% खड़ा हुआ है सपा के साथ, ये 16% का मतलब समझ रहे हैं, 2.25 लाख वोट होता है उस बलिया में जो है। तो 2.25 लाख वोट जो है वो कहाँ से लाएंगे ये सनातन पांडे जी जो है? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 वोट आप कहिए तो मैं ये बात आपकी मान भी लेता हूँ। इसलिए इस सीट पे ये कहना कि नीरज शेखर बड़ी लड़ाई में है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो अनुमान है, क्योंकि कोई चीज़ों में कोई बहुत बदलाव नहीं आता है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने और रख देता हूं जो इसके परे है। 2014 का जो चुनाव हुआ था, देखिए नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे। भरत सिंह जी जो काशी विश्वविद्यालय के हमारे यहाँ अध्यक्ष भी रहे हैं, हम लोग के वो सीनियर भी थे, और हम लोग आज भी उनके बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं। तो 2014 में जब भरत जी चुनाव लड़े थे तो उनकी जो वोट परसेंटेज था
38.2% वोट पाए थे। नीरज सिंह 23.4%, इसको जरा डाटा को याद कीजिए। नीरज शेखर 23.4%। इस 23, आप सोचिए, नीरज शेखर को भी जैसे आज सनातन पांडे को ब्राह्मण वोट दे रहा है, वैसे ही नीरज शेखर को भी जो है राजपूत वोट दिया होगा, उसके साथ यादव भी वोट रहा होगा। 23.5% पाए। लेकिन उस चुनाव में सपा का ये वोट जो है इस तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 2014 में कौमी एकता दल से अफजाल अंसारी, जो आज गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बलिया से लड़े थे और इनको कुल जो है 17.5% वोट मिला था। और इस 17.5% में कुल ये करीब वोट पाए थे 1,60,62,000, और इस 1,60,62,000 में सिर्फ 1,09,000 वोट मोहम्मदाबाद और जहुराबाद से पाए गए, जो उनके क्षेत्र के, उनके दबाव के, उनके प्रभाव के वोट हैं। और चूंकि 17.5% वोट पाए, और इस क्षेत्र में, पूरे इस विधान लोकसभा के क्षेत्र में 10 से 11% ही मुसलमान हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफजाल में को जो 6% अधिक वोट मिले, वो कौन सा वोट है? ये भाजपा का वोट था, जो उस क्षेत्र के, मोहम्मदाबाद के क्षेत्र के, जहुराबाद के क्षेत्र के जो राजपूत मतदाता थे, उसमें कुछ ब्राह्मण मतदाता थे, जो मुख्तार जब जिंदा थे तो उनके साथ उनके अपने एक बेस वोट हुआ करते थे। मुख्तार के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो हर बिरादरी में, हर कास्ट में कुछ न कुछ अपने वोट रखते थे। इसीलिए 17.5% वोट जो देख रहे हैं अफजाल के साथ, उसमें 6% वोट जो है वो ब्राह्मणों और ठाकुरों और अन्य बिरादरियों को वोट थी। इसमें से 4-5% वोट से अगर उसमें से निकलता, और वो अगर ये मुख्तार नहीं लड़ते तो भाजपा को वोट जाता। साथ ही कांग्रेस से सुधा राय लड़ी थी, और सुधा राय को भी वोट जो वहाँ मिला था करीब 1.4% वोट मिला था। तो अगर इस परसेंटेज को भी जोड़ लीजिए तो ये आंकड़ा करीब आपका बीजेपी का भी फिर वही जो पिछले बार जो भाजपा पाई थी 47% के करीब आसपास, वो फिर पहुंच जाता अगर मुख्तार चुनाव नहीं लड़ते तो सारे गणित ये बताते हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से भारतीय जनता पार्टी बलिया में कमज़ोर नहीं है। और आप ये देखिएगा, यहाँ की जो मार्जिन होगी जीत की, वो कम से कम मार्जिन 1.25 लाख से ऊपर की होगी जो है। इसलिए ये कयास लगाना कि जीत रहा है कौन हार रहा है, मेरे ख्याल से ये एक जो बाहर की दुनिया जो देख रही है, जो हो हल्ला है, सोशल जो मीडिया है वो कर रही है। मुझे कहीं भी जो है नीरज शेखर चुनाव हारते हुए नहीं नजर आते हैं, कहीं लड़ाई में भी वो कमज़ोर नहीं नजर आते हैं। यह एक मीडिया का खेल है जो ये दिखा रही है कि नीरज शेखर और सनातन पांडे में बहुत कांटे की लड़ाई बिल्कुल ही नहीं है। मित्रों, मेरा अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आता है, और मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूं, जहुराबाद वाली जो सीट है, इस पूरे 5 विधानसभाओं में, जिसको मैंने बाहर किया था, इस पूरे 5 विधानसभाओं में सबसे अधिक वोट जो है किसी को अगर मिला है तो ओम प्रकाश राजभर को मिला था। करीब 1,24,000 समथिंग वोट्स वहाँ मिला था, और 50,000 से ज़्यादा वोट से जीते थे। तो ये सारे वोट जब ऐड हो जाएंगे इस बार भाजपा के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से जीत जो है ऐसे ही आसान दिख जाएगी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं आगे जो है जो वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे अब किसी चुनाव के बारे में वीडियो नहीं डालना है। अब मैं जो काउंटिंग होगी उसके बारे में, कौन सीटें पे कौन आगे, कौन कितना पीछे चलेगा, मतगणना के आखिरी दौर तक कौन लड़ेगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन ये बलिया वाला जो मैं वीडियो जो है वो कुछ मित्रों के लिए कहने पे मैं ये डाल रहा हूँ। अगर पसंद आता है तो मेरे एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, देखिए, आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी एक बल मिलता है कि लगता है कि मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।